नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा में स्वागत है। तो दोस्तों हम कर रहे हैं एनसीईआरटी में पेपर 2 यानी कि सीटेट में पेपर 2 एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि एसएसटी में क्या है, 6 to 8 की एनसीईआरटी की किताबों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता है कि आपने क्या है 6 to 8 की एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ा होगा। तो हमारे साथ आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के करा दिया है, आज हम क्या पॉलिटिकल साइंस के कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, न्यायपालिका से संबंधित है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में इस चैप्टर को तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि न्यायपालिका के दायित्व में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु शामिल है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन करना है। पहला कह रहा है कि विवादों का निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा करना, कानून की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, संविधान के संरक्षक का कार्य करना। तो ये सारे के सारे जो कार्य है ये न्यायपालिका के द्वारा है, ठीक है। इसलिए क्या ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, पहला कि न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकारों, दो राज्य सरकारों के मध्य तथा केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा करते हैं। दूसरा है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के पास है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पहला दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। पहला दूसरा और यहाँ पर सत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, कि मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहा जा रहा है कि कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार क्षेत्र नहीं रखते हैं, ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, साथ ही स्वास्थ्य का अधिकार इसी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य आपको बताना है। देखिए कौन से कथन गलत है वो आपको बताना है। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही कहा जा रहा है, आप पहला वाला कथन यहाँ पर गलत है, ठीक है। इसलिए आपका गलत पूछा है, इसलिए आपका पहला वाला कथन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए पहला कथन यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा जा रहा है ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, गलती नहीं करना आपको, ठीक है। कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया यानी 1937 से 49 की भांति यह न्यायालय भी अब पहले राष्ट्रपति भवन के अंदर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है आपको बताना है। तो देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा जा रहा है ध्यान से देखेंगे आप। देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है, सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है। दूसरा है कि उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकारों का दखल नहीं होने पर भी स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव है। उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सत्य है आपको बताना है। देखिए आपका क्या है, पहला कथन तो यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता न्यायपालिका, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका की बात कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा कथन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या कहा जा रहा है ध्यान से देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती है। दूसरा कहा जा रहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका होने के बावजूद भी न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन असत्य है। देखिए गलत कथन को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, अब पहला सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम। क्या कहा जा रहा है ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई थी। ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1964 में हुआ था। तीसरा कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में एक से अधिक राज्य शामिल हो सकते हैं। चौथा कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का एक ही उच्च न्यायालय है। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत है आपको बताना है। देखिए कथन गलत जो है उसको आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि आपको गलत कथन बताना है, तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। और आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब देखेंगे तो दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना है 1964 में नहीं, 1966 में हुआ था। ठीक है। ये हुआ था, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। और जो 4 राज्य की बात यहाँ पर कही गई है उसमें कौन कौन से हैं? पूर्वोत्तर राज्यों में असम, नागालैंड, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ पर है? मणिपुर में नहीं है, वो कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। ठीक है। तो यहाँ पर 4 राज्यों का जो उच्च न्यायालय है आपका गुवाहाटी में, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। इसलिए ये आपका गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जिला अदालतें जिले या तहसील के स्तर पर होती है। दूसरा है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होता है। तीसरा कि देश का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को देश के बाकी सभी अदालतों को मानने होते हैं। अगला कहा जा रहा है कि संपूर्ण देश का एक ही सर्वोच्च न्यायालय है जो नई दिल्ली में अवस्थित है। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत है आपको बताना है। ठीक है। देखिए जो यहाँ पर बात गलत की बात होती है तो यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कभी कभी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक न्यायालय दे दिया जाता है। ठीक है। तो दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, अर्थात ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं, वह उसके या उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन आपको सत्य है आपको बताना। देखिए कौन से कथन असत्य है, लेकिन यहाँ पर क्या दोनों कथन सत्य हो गया, तो आपको गलत कथन बताना था, तो इसलिए ऑप्शन क्या है यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि सारे कथन सत्य थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या है विचार कीजिए। अदालतें सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध होते हुए भी अत्यधिक धन व समय की बर्बादी के चलते ये आम आदमी की पहुंच से काफी दूर है। दूसरा कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था का विकास 1980 के दशक में किया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है आपको बताना है कि तो पहला और दूसरा दोनों सत्य यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। दूसरा कहा जा रहा है कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में भोजन के अधिकार को भी शामिल करने की मांग की थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी स्वीकार किया गया था। तीसरा कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए किसी पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। चौथा कि बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने व सजा काटने के बाद भी रिहा न किए जाने वाले कैदियों को रिहा करवाने में जनहित याचिका की अहम भूमिका होती है। देखिए इसमें क्या है, चारों के चारों कथन बिल्कुल सत्य यहाँ पर है। पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आपका तीसरा भी कथन सही हो जाएगा और यहाँ पर चौथा भी कथन सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आप। क्या कहा जा रहा है, ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है। ठीक है। पहला कि भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिकाओं में शामिल है। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का दायरा अत्यंत व्यापक है। इसमें भोजन, स्वास्थ्य व आजीविका का अधिकार भी शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है। यानी यहाँ पर ऑप्शन क्या है, सी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से। फौजदारी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है।
पहला कि इसमें ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनको कानूनन अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ना व हत्या इत्यादि। दूसरा है कि इसके अंतर्गत प्राथमिकी फाइल होने पर पुलिस जांच करती है और अदालत में केस दर्ज करती है। तीसरा है कि इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माने या जेल या दोनों की सजा दी जा सकती है। और उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सत्य है आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कथन सत्य है ध्यान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से तीनों सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दीवानी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से, ठीक है। पहला है कि इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन व अवहेलना से होता है, जैसे जमीनी मामले, किराए व तलाक संबंधी विवाद। दूसरा कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत दायर याचिका पर अदालत राहत की व्यवस्था करवाती है। आपको बताना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही है। तो पहला सही है और दूसरा, यानी कि दोनों यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो वह मकान मालिक के खिलाफ कौन से मुकदमा दायर करेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, दीवानी, ठीक है। यदि किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जाए तो वह मकान मालिक के खिलाफ दीवानी मामला फाइल करेंगे, लेकिन यदि उसी दौरान मारपीट भी हो जाती है तो दोनों मामले दर्ज होंगे, ठीक है। दोनों, यानी कि दीवानी और फौजदारी दोनों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि कुछ लड़कों द्वारा लड़की को परेशान करने पर कौन सा मुकदमा दर्ज होता है। तो यह होता है फौजदारी, ठीक है। क्योंकि जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान किए जाने की स्थिति में फौजदारी मामले दर्ज होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से आप पढ़ना है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 39A में के अनुसार ऐसे नागरिक जो गरीब हैं या वकील करने में असमर्थ हैं उनको वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। अब ऊपर में से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। देखिए पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। कि संविधान के अनुच्छेद 22 व फौजदारी कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला कि गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है। दूसरा कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार प्राप्त है। अगला है कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी व्यक्ति या किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, ध्यान से आपको बताना है, ठीक है। अगला है कि हिरासत के दौरान दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पांचवा है कि 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी भी महिला को सिर्फ पूछताछ के लिए थाने में बुलाया जा सकता है। अब आपको बताना है कि निम्न में से क्या है, कौन से कथन सत्य है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा केवल सत्य होगा। पहला, दूसरा और तीसरा ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के संदर्भ में पुलिस व अन्य संस्थाओं को क्या है, डीके बसु निर्देशानुसार जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी, हिरासत में रखे व्यक्ति को अपने दोस्त, सगे संबंधियों को गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देने का जो है, तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे आप, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के संदर्भ में पुलिस व अन्य संस्थाओं को डीके बसु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दूसरा कि इस दिशा निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी या हिरासत में रखे व्यक्ति को अपने दोस्त, सगे संबंधियों को गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा है कि
इन दिशा निर्देशों में गिरफ्तारी के समय एक गवाह यानी कि जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य या दोस्त कोई भी हो की उपस्थिति तथा अरेस्टेड मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के दस्तखत का होना अनिवार्य है। कौन से कथन सत्य है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है सारे के सारे कथन सत्य है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा सही है, ठीक है, और यहाँ पर तीसरा वाला भी सही है, यानी कि ऑप्शन के रूप में यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त तो सभी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन 4 है। क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघन को पूरी जनता के विरुद्ध माना जाता है। दूसरा कि आपराधिक उल्लंघन की स्थिति में मुकदमा पीड़ित व्यक्ति की तरफ से राज्य द्वारा दाखिल किया जाता है। तीसरा कि शिकायतकर्ता को एफआईआर की एक नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। कौन से कथन सत्य है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन यहाँ पर सत्य है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या कहा जा रहा है, पांचवा ध्यान से पढ़ेंगे कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर क्या है विचार करना है, ठीक है। पहला कि संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के जीवन का या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है। तो पहला और दूसरा दोनों क्या सत्य हो जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा जा रहा है, ठीक है। कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कि प्रत्येक नागरिक चाहे वह विभिन्न वर्गों, धर्म, जाति और वैचारिक मान्यताओं की हो, कानून के समक्ष सभी समान होते हैं। दूसरा कि प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया गया है। उपरोक्त कथन में से कौन से सत्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे कि किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है। तो ये न्यायालय करता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि सभी प्रकार के जो अपराधों का जो अंतिम निर्णय न्यायालय करता है। आपने कोर्ट में देखा होगा सबूत गवाहों के आधार पर क्या फैसला होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। किसी घटना के होने पर पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्यों में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल हैं। अपराध की जानकारी मिलने पर उसकी जांच करना, गवाहों के बयान दर्ज करना व सबूत इकट्ठा करना, आरोप पत्र दाखिल करना, आरोपी को हिरासत में लेना। तो ये उपयुक्त जो कथन है, चारों कथन बिल्कुल सही कहा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या, डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधताओं की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। दूसरा, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सरकार ने 2005 में मुसलमानों के विकास के आयामों की जांच के लिए न्यायमूर्ति खेहर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। दूसरा कि इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जांच करने पर इस समुदाय की स्थिति को अनुसूचित जाति व जनजाति के समान पाया। उपयुक्त में से कौन से सत्य नहीं है, आपको गलत बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला सत्य नहीं है, पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकारों एवं इनको साकार करने वाले कानून की रक्षा करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। दूसरा कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से होता है। तीसरा कथन यहाँ पर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, हाशियाकरण से कमजोर हैसियत ही नहीं बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुँच भी बराबर नहीं मिल पाती है, ठीक है। अब इसमें से कौन से कथन सत्य है आपको बताना है। तो इसमें से केवल दूसरा सत्य है और तीसरा सत्य है, पहला वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब देखेंगे यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्लास 8 के भी सोशल और सामाजिक यानी कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बाकी और भी हिस्ट्री या ज्योग्राफी के प्रैक्टिस के लिए प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।